हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंदर यूनिट 8 हमारा चल रहा था और इस यूनिट 8 के अंदर आज हम लेकर आ गए लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने काफी टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि वो सारे माइक्रोब्स के बारे में डिस्कशन हुआ था जो यूजफुल होते हैं और जिनकी मदद से अलग अलग टाइप के विटामिन और एंजाइम्स ये सारी चीजें बनती है। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रोब्स की मदद से, यानी यूजफुल माइक्रोब्स की मदद से कैसे ये तीन चीजें अचीव की जा सकती है। पहला हम पढ़ने वाले हैं बायो रेमेडिएशन, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बायोपॉलीमर्स और तीसरा पढ़ेंगे बायोसेंसर्स। इन तीनों के बारे में आज जानेंगे कि किस तरह से माइक्रोब्स की मदद से ये तीनों प्रोसेसेस को अचीव किया जाता है। ठीक है, तो ये लेक्चर 2 है बॉटनी के अंदर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम बायो रेमेडिएशन के बारे में। बच्चों, आप सभी को बता दूं कि इसके पहले के ऑलरेडी जो जितने भी यूनिट्स डिस्कस किए गए हैं उसके लेक्चर वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप उसे नहीं देख पा रहे हैं तो आपको मैं एक बार बता देती हूँ ये किस तरह से किया जा सकता है। आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है, डिस्कस यहाँ पर शेयर चले जाना है हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस पहले मिलेगा, डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स लिखा हुआ। इसमें ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। होम है, वीडियोस का ऑप्शन है, शॉर्ट्स वीडियोस का है, लाइव का है, प्लेलिस्ट का है। आपको जाना का है प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाना है और प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाएंगे तो ढेर सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अपने अपने प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जिसमें आज तक जितने भी वीडियोस गए हैं इस सेमेस्टर में वो सारे आपको क्लासेस उसमें मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर बॉटनी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का अगर ये प्लेलिस्ट ओपन करती हूँ तो जो भी क्लासेस मैंने लिए वो इसमें मुझे दिख जाते हैं। तो आप यहाँ से ओपन करके अपनी सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे आते हैं वापस से। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि है बायो रेमेडिएशन। आइए बायो रेमेडिएशन के बारे में जानते हैं क्या होता है बायो रेमेडिएशन। देखो भाई, सबसे पहले तो हम डिकोड करेंगे इस वर्ड को कि बायो रेमेडिएशन वर्ड है क्या। देखो, बायो रेमेडिएशन दो वर्ड से बना है, एक है बायो और दूसरा है रेमेडी। ये दो चीजें हैं, बायो और रेमेडी। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और रेमेडी का मतलब क्या होता है? रेमेडी का मतलब होता है किसी भी चीज को ठीक करना, उसका उपचार करना, उसको रेमेडी कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से जब एक रेमेडी तैयार हो रही है, किसी चीज का उपचार हो रहा है, तो इसको बायो रेमेडिएशन कह रहे हैं। और किस चीज का उपचार हो रहा है? जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको लेकर है। माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन कह रहा है, रेफर कर रहा है किस प्रोसेस को? डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को। किस चीज का डिस्ट्रक्शन? किस चीज को खराब किया जा रहा है, किस चीज का रिमूवल या रिडक्शन हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हजार्डस एलिमेंट्स, यानी खतरनाक जानलेवा एलिमेंट्स जो कि हमारे इसी इन्वायरमेंट में है, और इनको डिस्ट्रॉय करना, इसका या तो इसको हटाना या इसको घटाना, रिडक्शन करना, इसी प्रोसेस को बायो रेमेडिएशन कहते हैं। तो टॉक्सिक वेस्ट की यहाँ बात हो रही है। जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में है उसको हम जब माइक्रोब्स की मदद से रेड्यूस करते हैं, रिमूव करते हैं या पूरी तरह से कह लो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को माइक्रोबियल बायो रेमेडिएशन कहते हैं। और इसको इतना कम करेंगे कि ये टॉक्सिक लेवल के नीचे आए। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी एलिमेंट का जरूरत से ज्यादा अमाउंट में किसी एक जगह पे होना खतरे की घंटी होती है। तो हम यही चाहेंगे कि भाई अगर एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में कहीं भी कोई भी केमिकल जरूरत से ज्यादा अमाउंट में है तो उसको माइक्रोब की मदद से जब उसके टॉक्सिक लेवल के नीचे लाया जाता है तो उसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। समझ आ रही है बात? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबियल बायो रेमेडिएशन जो है इसमें एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसको कंसोर्टियम के नाम से हम यहाँ पर जान रहे हैं। कंसोर्टियम वर्ड बता रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या उसके पूरे ग्रुप के जो ये प्रोसेस करेगा, जो टॉक्सिक मटेरियल को एनवायरनमेंट से निकालने में मदद करेगा। ठीक है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन या रेमेडिएशन प्रोसेस करता है, उपचार करने का काम करता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो कि माइक्रोबियल बायो रेमेडिएशन में हेल्प करती है, और इसको ब्रॉडली हमने दो ग्रुप में बांट दिया है कि बायो रेमेडिएशन किस तरीके से होगा। इसको दो ग्रुप में जो हमने बांटा है, एक को बोला गया है इन सिटू बायो रेमेडिएशन और दूसरे को बोला गया है एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन। ये इन सिटू का मतलब क्या होता है? इन मतलब अंदर, सिटू वर्ड साइड से निकल कर आया, साइड मतलब जगह।
जिस जगह पे रहकर, इनसाइड उस जगह पे रहकर जब यहाँ पर केमिकल्स वगैरह को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो उसको इन सिटू कहते हैं। ठीक है, और एक्स सिटू में क्या होता है, एक्स सिटू मतलब साइट के बाहर ले जाकर, एक्स मतलब बाहर, साइट के बाहर ले जाके जब केमिकल्स को माइक्रोब की मदद से हटाया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एक्स सिटू कंजर्वेशन। यहाँ पे फिजिकल रिमूवल होता है, जो भी केमिकल्स फिजिकली हटाए जा सकते हैं उनको हटाया जाता है, और डिकंटामिनेशन यानी उसमें से केमिकल्स को हटाया जाता है। तो आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं इन सिटू बायोरेमेडिएशन कैसे होता है और एक्स सिटू कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इन सिटू बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन तो आई थिंक अब क्लियर होगा, माइक्रोब्स की मदद से किसी भी केमिकल को टॉक्सिक लेवल के नीचे लाया जाना, चाहे डिस्ट्रॉय करके हो पाए, रिड्यूस करके, रिमूव कर, किसी भी तरीके से हो पाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोरेमेडिएशन। पहला हम देख रहे हैं इन सिटू, यानी विद इन साइड जब हम माइक्रोब की मदद से टॉक्सिक सब्सटेंस को उसी जगह पे रहकर जहाँ पे वो टॉक्सिक सब्सटेंस है वहीं पे ले जाकर उस केमिकल को हटा दे, तब उसको इन सिटू कहते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कंटामिनेटेड साइट्स होती है जहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा केमिकल है, ठीक है, और यहाँ पे ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बाय द माइक्रो विच हैव अडेप्टेड टू द ऑर्गेनिक केमिकल वेस्ट। वहाँ पे पहले से कुछ केमिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो उस केमिकल के लिए अपने आप को ढाल चुके होते हैं। देखो एक होता है कि हम दो तरह के, देखो यहाँ माइक्रोब्स रहने वाले हैं। फर्स्ट माइक्रोब हमारा वो है जो वेस्ट के साथ ही है, जो वेस्ट हमें हटाना है उस वेस्ट के साथ भी तो कुछ माइक्रोब रह रहा है। और दूसरा जो सेकेंड माइक्रोब है, ये वो माइक्रोब है जिसकी मदद से हम टॉक्सिक लेवल को या टॉक्सिक केमिकल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो तरह के माइक्रोब है। हमारा यूजफुल माइक्रोब ये वाला है जिसकी मदद से हम वेस्ट को हटाने वाले हैं, लेकिन वेस्ट के साथ भी कुछ माइक्रोब रहते हैं जो कि उसको अपने आप को उस जगह पे ढाल चुके होते हैं, उस केमिकल के साथ रहने की उन्हें आदत लग चुकी होती है। ठीक है, एंड कैन डिग्रेड देम पार्शली और कंप्लीटली। और यहाँ पर पूरी तरह से क्या होता है कि कई बार ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये धीरे धीरे करके ही इस वेस्ट को अपने आप से रिमूव करने का काम करते हैं। तो इन सिटू बायो रेमेडिएशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि यहाँ चैलेंज क्या है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वेस्ट के साथ ही जो माइक्रोब है, यही माइक्रोब जब इस वेस्ट को धीरे धीरे करके ही सही लेकिन जब डिस्ट्रॉय करेगा या रिड्यूस करेगा उस वेस्ट को, तो कहीं ना कहीं हमें सेकेंड माइक्रोब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को हम इन सिटू कहते हैं, जहां पे हमें अलग से माइक्रोब डालने की उस जगह जरूरत नहीं है। जहां पर वेस्ट है उस वेस्ट के साथ पहले से कुछ माइक्रोब रह रहे हैं और वो माइक्रोब धीरे धीरे करके सही लेकिन उस वेस्ट को हटा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन सिटू बायोरेमेडिएशन। मतलब देखो ना, साइट पे रहने वाला ही माइक्रोब, उस जगह पे ओरिजिनली पाए जाने वाला माइक्रोब ही उस वेस्ट को हटाने की कोशिश कर रहा है, उस वेस्ट को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये जो सेकंड माइक्रोब है इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, अलग से माइक्रोब डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम ही है इन सिटू, तो विद इन साइड माइक्रोब रह के जो वेस्ट को रिमूव करे वो इन सिटू है। तो सब बड़ा चैलेंज क्या होता है लेकिन इस प्रोसेस में कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हमें सप्लाई देना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट सप्लाई क्यों देना होगा भाई, माइक्रोब उसी जगह होगा जहाँ उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, पोषण मिल रहा है, खाने पीने की चीजें मिल रही है, तो हमें जरूरी है कि इस वेस्ट के साथ में जो माइक्रोब यहाँ पहले से पनप रहा है इसको हम समय समय पे न्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये माइक्रोब धीरे धीरे घटता चला जाएगा, भले ही अपना काम करेगा, इस वेस्ट को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर इसका नंबर धीरे धीरे घटेगा अगर इसको कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इसको न्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है, केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, बाय द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की मदद से यहाँ पर रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स, जो भी माइक्रोब है उनको इस केमिकल की जरूरत होती है और इसको कंटामिनेंट्स के साथ मिक्स करके डाला जाता है ताकि वो भी डिग्रेड होते रहे और इनको समय समय पे न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहे और ये सर्वाइव भी करें। तो दो प्रोसेस से इसको अचीव किया जा सकता है अगर हम विद इन साइड बायो रेमेडिएशन चाहते हैं तो। पहला है बायो स्टिमुलेशन और दूसरा है बायो एग्यूमेंटेशन। बायो स्टिमुलेशन क्या होता है, ये प्रोसेस है जहाँ पे स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो बढ़ा दी जाती है। किस तरह से माइक्रोब किसी जगह के वेस्ट को खत्म कर रहे हैं उसको बढ़ा दिया जाता है लगातार न्यूट्रिएंट्स देके, जैसे कि फास्फोरस देके, नाइट्रोजन देके, ऑक्सीजन देके और कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देके, ये उस जगह पे दे दिया जाता है। इस माइक्रोब के साथ कुछ नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब डाल दिया जाएगा। तो इस तरह का इन सिटू बायो रेमेडिएशन कहलाता है बायो स्टिमुलेशन। स्टिमुलेंट्स का मतलब जो बढ़ा दे, प्रोसेस को आगे करे। तो यहाँ पर ये बायो रेमेडिएशन की प्रोसेस को बढ़ा रहा है न्यूट्रिएंट्स देकर, तो इसको हम बायो स्टिमुलेशन कहते हैं। दूसरा है बायो एगुमेंटेशन। बायो एगुमेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पर माइक्रोब्स को, यहाँ पर क्या किया जाता है, माइक्रोब्स को सरफेस एनवायरनमेंट दिया जाता है टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो माइक्रोब्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, साथ में डाला जाता है इन सब सरफेस एनवायरनमेंट पे डाला जाता है ताकि इनको डेफिशिएंसी ना हो ऑफ डीकंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकंटामिनेट कर रहे हैं, यानी उस जगह से केमिकल्स को या कंटामिनेट दूषित चीजों को हटा रहे हैं, उसको वो कम ना हो जाए, इसलिए लगातार माइक्रोब्स को इसमें ऐड किया जाता है। तो इसको बायो एगमेंटेशन कह रहे हैं। तो पहला दोनों प्रोसेस में अंतर समझ में आया, दोनों का ही काम है साइट पर रह के ही टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाना, लेकिन एक क्या कर रहा है, केमिकल दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है माइक्रोब को ताकि वो वेस्ट को लगातार घटाते रहे। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा बायो एगमेंटेशन वाली जो प्रोसेस है, ये क्या कर रही है, ये माइक्रोब में और माइक्रोब ऐड करा रहे हैं इस प्रोसेस में। अब दो कोई भी तरीका होता हो, मतलब कान इस तरह से पकड़ो या घुमा के हाथ अपना इस तरह से कान पकड़ो, पकड़ा तो कान ही है। इसी तरह से ये दो, चाहे प्रोसेस बायो स्टिमुलेशन की हो या बायो एगमेंटेशन की हो, काम वही हो रहा है कि हमें वहां के वेस्ट को कम करना है। पहला तरीके में बस ये हो रहा है कि यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं ताकि माइक्रोब की संख्या बढ़े, और दूसरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोब ही दे रहे हैं उस जगह पे और माइक्रोब डाल दे रहे हैं ताकि अगेन वहां का वेस्ट कम हो जाए। ठीक है, तो ये होता है इन सिटू और एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन। ठीक है, इन सिटू हो गया, अब आओ एक्स सिटू देख लेते हैं। एक्स सिटू में क्या होगा, मतलब यहाँ पर भी बायोरेमिडिएशन होगा, यहाँ पर भी वेस्ट को माइक्रोब्स की मदद से ही हटाया जाएगा, लेकिन एक्स सिटू दिया हुआ है। एक्स सिटू मतलब एग्जिट, एक्स मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब ऑफ साइट, मतलब साइट के बाहर, जगह जहाँ पे पहले से दूषित है वो जगह, उस जगह के बाहर ले जाके जब हम केमिकल्स को हटाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है टेरी, ठीक है, हैज डेवलप्ड एन इंडिजिनस बैक्टीरियल कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम आपको पता चली गया है, कंसोर्टियम क्या है, बैक्टीरिया या ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को कह रहे हैं। तो टेरी इंस्टीट्यूट जो है, जिसे द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहते हैं, इन्होंने एक बैक्टीरिया डेवलप किया कंसोर्टियम, जिस पूरा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया डेवलप किया जिसको बोला गया ऑयल जैपर। क्या बोला गया, ऑयल जैपर। और इसको बहुत सारे कंटेमिनेंट साइट से निकाला गया, जो कि कहीं ना कहीं भाई कंटेमिनेंट साइट से अगर वो माइक्रोब निकल रहा है, इसका मतलब है कि वो जो माइक्रोब है वो उस वेस्ट को घटाने का काम करता है। इसका साफ मतलब यही होता है, जैसे कि आपने इन सिटू में भी देखा कि वेस्ट के पास में भी कुछ माइक्रोब होते हैं, हालांकि वो माइक्रोब कुछ और नहीं करते, उसी वेस्ट को घटाने का काम करते हैं, है ना। तो ये चीज थी। तो यहाँ पर भी यही है कि टेरी इंस्टीट्यूट ने एक कंटामिनेटेड साइट से, जहाँ पर पहले से बहुत पोल्यूशन था, बहुत ज्यादा गंदगी थी, वहां से एक बैक्टीरिया निकाला और उसको नाम दिया ऑयल जैपर। ठीक है, और बहुत सारे कंटामिनेंट साइट्स पे इंडिया से ये निकला जो कि पूरे पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन वेस्ट को घटाते हैं। ऑयल जैपर एक ऐसा माइक्रोब निकला जो कि टीपीएच को कम करता है। टीपीएच यानी टोटल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। इसका साफ मतलब है कि आपने देखा होगा कि कई बार जब बड़े बड़े शिप वगैरह से पानी के जरिए जब ऑयल वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें कई बार ऑयल लीक कर जाता है, और ऑयल जब लीक करता है तो वो पानी में जाता है, और पानी में जब वो जाता है तो वो पानी को दूषित करता है। तो ऑयल जैपर नाम का जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकला, तो यहाँ पर ये क्या पाया गया कि ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को, वो वेस्ट जो कि पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का होता है वेस्ट, उस वेस्ट को ये घटाता है ऑयल जैपर। ठीक है, मतलब ऑयल में पाए जाने वाले वेस्ट को ये घटाता है। ठीक है, ऑयल के वेस्ट को ये हटाता है। और ऑयल जैपर जो है, इसको यूज किया जाता है ऑयल स्लज में। ऑयल जब बनते हैं तो उसका जो भी इम्प्योरिटीज निकलती है उसमें ऑयल जैपर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी जगह पे भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ ऑयल कंटामिनेटेड ड्रिल कटिंग्स है, ड्रिल कटिंग वगैरह होती है, ऑयल वहां से निकलता है तो वो भी जगह को खराब करता है, उस पानी को खराब करता है, तो वहां पे भी ऑयल जैपर यूज होता है। और ऑयल कंटामिनेटेड सॉइल, मतलब मिट्टी में भी जब ऑयल बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पर भी ऑयल जैपर का इस्तेमाल होता है। टेरी ने कोलैबोरेट किया उस यहाँ पे आईओसीएल से, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, और डेवलप किया दो अलग अलग माइक्रोब्स को। ऑयल जैपर जैसे ही दो माइक्रोब को इन्होंने डेवलप किया। पहला था यहाँ पे ऑयलीवोरस एस और दूसरा था ऑयलीवोरस ए। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक तरह के ऑयल में जो गंदगी होती है, स्लज होता है, उसमें से माइक्रोब्स को, उसमें से जो भी वेस्ट है उसको हटाता है। ये दोनों माइक्रोब है ऑयल जैपर की तरह, एक ऑयलीवोरस एस और दूसरा ऑयलीवोरस ए। ठीक है, ऑयलीवोरस ए जो है ये क्या करता है, ऑयली स्लज के अगेंस्ट में काम करता है। ऐसा गंदगी जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल है उसमें से वेस्ट को हटाता है, और खुद का उसका नेचर एसिडिक होता है। जबकि ऑयलीवोरस एस जो होता है ये स्लज को निकालता है जिसमें
ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ऑयल जैपर जो है इसका यूज एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन में किया जाता है। और जो भी जैसे कि अभी इसमें रिसेंट में दिखा रहा है कि गुजरात के पास में यहाँ पर ऑयल स्पिल हो गया था, यानी गुजरात से मतलब मान लो इम्पोर्ट हो रहा होगा ऑयल, वहां पे ऑयल कुछ निकल गया था, लीक कर गया था, जिसमें से यहाँ पर ड्यू टू क्रूड ऑयल ट्रंक लाइन रप्चर, वहां पे कोई क्रूड ऑयल की लाइन थी वो रप्चर कर गई, सिकुड़ गई, जिसके वजह से ऐसा हुआ। और इसके वजह से यहाँ पर देखने को मिला कि ये पूरा गंदा हो गया, तो उसमें ऑयल जैपर का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, उस गंदगी को हटाने के लिए, वेस्ट को, ऑयल को हटाने के लिए फ्रॉम द सॉइल हो सकता है, यहाँ पे स्पेशली वाटर हो सकता है, तो ये सब में से वेस्ट हटाता है। तो बायो रेमेडिएशन समझ आया बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे देने चाहूंगी कि हमारे डीएनएस एजुकेयर की तरफ से, हमारे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से आप सभी के लिए बच्चों नवोद्भव बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच के अंदर हम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, चाहे वो बीएससी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो, बीएससी बायोलॉजी कर रहे हो, बीएससी एग्रीकल्चर या बीकॉम कर रहे हो, सारे कोर्सेज के लिए नवोद्भव बैच के अंदर सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। A to Z जितने भी यूनिट्स हैं, उन सारे यूनिट्स के सारे लेक्चर वीडियोस आपको हमारे इस नवोद्भव बैच के अंदर मिल जाएंगे। और इस बैच के सारी क्लासेस हमारी डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है। साथ ही साथ आज की इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर मिलेगा। तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, हमारे इस नवोद्भव बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम्स में। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर सारी ऑनलाइन क्लासेस आपको हमारे इस बैच के अंदर मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और जल्द ही हम लोग वन शॉट रिविजन भी लाने वाले हैं। तो ये सारी फीचर्स जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। इसका ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है, और अगर आप DNS20 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको हमारे इस ऑफर प्राइस पे मिल जाएगा। तो बच्चों बायो रेमेडिएशन आई होप आप सभी को लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं बायो पॉलीमर्स के बारे में। ठीक है, बायो रेमेडिएशन हो गया, अब आगे बात करते हैं बायो पॉलीमर्स के बारे में। तो वर्ड बायोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, आइए अगेन, जैसे बायो रेमेडिएशन वर्ड को हमने डिकोड किया था ना, उसी तरह बायोपॉलीमर वाले वर्ड को डिकोड करते हैं। क्लियर है ना, सारी चीजें दिख रही है ना। चलो अब देखो, अब बायो वर्ड जो होता है, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब वही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है वो बायो, इसका मतलब बायो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और पॉलीमर्स मतलब क्या होता है, देखो पॉलीमर दो वर्ड से बना है, पॉली मतलब मल्टीपल, ढेर सारे, मोर देन 3, मल्टीपल, और मर मतलब यूनिट्स, मल्टीपल यूनिट्स को आप बोलते हो पॉलीमर। तो यहाँ पर क्या है आइए जानते हैं। तो बायोपॉलीमर एक ग्रीक वर्ड से निकला है, बायो और पॉलीमर, जिसका मतलब होता है, अभी भी बताया, बायो मतलब नेचर या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बायोपॉलीमर्स जो है वो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत सारे रिपीटेड यूनिट से बने होते हैं। मैंने बताया ना, पॉलीमर का मतलब ये होता है मल्टीपल यूनिट्स, जो कि कई बार एक ही यूनिट हो सकता है जो बार बार रिपीट होकर बड़ी सी चेन बना हो, तो उसे पॉलीमर कहते हैं। तो लॉन्ग चेन होता है इसमें पॉलीमेरिक बायोमोलिक्यूल का, विच इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही ये रिपीटेड यूनिट पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, तो इसको बायोपॉलीमर कहते हैं। मोनोमर यूनिट्स जो होते हैं वो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ते चले जाते हैं और एक बड़ा सा चेन तैयार होता है। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में एक पॉलीमर हमारे सबके लाइफ में एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं, और ये बहुत हार्मफुल है केमिकल हमारे एनवायरमेंट के लिए, इसको बोलते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन वर्ड देखो दो वर्ड से बना है, पॉली और इथीन। तो इथीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला होता है C2H6, और इसी के मल्टीपल यूनिट्स जब एक साथ जुड़ते चले जाते हैं और एक बड़ी सी चेन बनती है तो इसको बोलते हैं पॉलीइथीन। समझ रहे हो, तो ये एक पॉलीमर है। इसी तरह यहाँ पर कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से जब वो ढेर सारे छोटे छोटे यूनिट्स या मोनोमर बनते हैं और वो जुड़ते चले जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए और एक बड़ी सी चेन बनाते हैं, तो उसी को कहा जाता है बायोपॉलीमर। ठीक है, सम एग्जांपल्स बायोपॉलीमर्स के आ जाते हैं इसमें, आरएनए, डीएनए, फैटी एसिड्स, जिलेटिन, केराटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब आ जाते हैं। बहुत सारे बायोपॉलीमर्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम सब जानते हैं इन सारे बायोपॉलीमर्स के बारे में, है ना, समथिंग, ये कुछ नया नहीं है, हम सब जानते हैं। हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके अंदर है, डीएनए के अंदर है। हम प्रोटीन्स कहाँ से बनाते हैं, हमारे बॉडी में कैसे बनता है, आरएनए से बनता है। फैटी एसिड्स नहीं होंगे तो ये सबसे हमारे बॉडी में फैट्स नहीं बनेगा, केराटिन, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं इनको पॉलीमर्स कहा जा रहा है।
ठीक है। तो बहुत सारे बायोपॉलीमर्स जो है ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, जिसे आप डीएनए और आरएनए कहते हो। डीएनए जैसे हमारी बॉडी में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं हमसे नेक्स्ट जनरेशन में, हमारे पेरेंट्स से हम तक, तो ये इन्फॉर्मेशन डीएनए के जरिए ही आती है, राइट। तो सेल्यूलोज और स्टार्च देखा जाए तो ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब प्लांट बॉडी इनके बिना तो बनी नहीं सकती, चाहे स्टार्च हो चाहे सेल्यूलोज हो। तो ये जो पॉलीमर्स है ये हमारे अर्थ पर रहे हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, बहुत समय तक रहे हैं एज कम्पेयर टू सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक की तुलना में, अच्छा सिंथेटिक प्लास्टिक यहाँ क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये खुद एक पॉलीमर है, तो इन्हीं के ढेर सारे यूनिट साथ में जुड़ते जाते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है इनका सिमिलर और एक रैंडम सा स्ट्रक्चर होता है, जबकि बायोपॉलीमर्स जो होते हैं वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो बायोपॉलीमर्स जो है इसमें क्या प्रोसेस होती है, ब्रेकडाउन होती है बड़े बड़े चेन्स की, यहाँ पे ब्रेकडाउन होती है उस छोटे चेन्स में बाय द एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जनरली देखा जाए तो जिनके पास लेस सीईसी बॉन्ड एनर्जी होती है तो इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीज है। तो आई होप आपको समझ में आया हो बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीमर्स जो है ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, जो कि बहुत जरूरी है चाहे प्लांट बॉडी बनाने के लिए, ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए। तो इसको बोलते हैं बेटा बायोपॉलीमर्स। समझ आया? आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों टॉपिक, बायो रेमेडिएशन, बायोपॉलीमर और अभी तीसरा डिस्कस करने जा रहे हैं बायोसेंसर। बायोसेंसर बहुत कह सकते हैं आपके लिए फेमिलियर टॉपिक है, एकदम आप अनजान नहीं रहेंगे इस टॉपिक से, बहुत ईजी है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में इस तरह से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। बायोरेमेडिएशन, बायोपॉलीमर, बायोसेंसर्स के बारे में लिखने को आता है, इसलिए मैंने इस लेक्चर वीडियो में आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन इसमें कराया है, जैसे आप जो भी बच्चे यूट्यूब पे भी जुड़े उन्हें काफी हद तक सारी चीजें समझ में आ सके हमारे इस आखिरी यूनिट में। ठीक है। तो बायोपॉलीमर्स जैसे कि देखिए यहाँ पे अलग अलग बायोपॉलीमर्स के नेम दिए हैं, जिस जगह से वो बायोपॉलीमर्स निकलते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, और उसका यूज एप्लीकेशन यानी कि यूजेस जो होते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहला है जैसे एल्गी है, सीवीड है, कुछ साइनोबैक्टीरियाज हैं और कुछ क्रस्टेशियंस हैं। इनसे यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप के बायोपॉलीमर्स बनते हैं, जैसे कि माइक्रोसिस्टिन है, अगार है। अगार जो होता है देखिए इसका यूज बायोटेक्नोलॉजी में बहुत करते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको पानी में मिला के, अगर पानी में नहीं मिलाया जाता इसको, सिंपली ये सब्सटेंस जो है एल्गी से निकलता है, इसको ले आकर अगर पिघला दिया जाए, हीट कर दिया जाए, तो ये एक पिघल कर एक लिक्विड बनता है, और थोड़ी देर बाद इसको छोड़ दिया जाए तो ठंडा होने के बाद ये जेल जैसा बन जाता है, जेली जैसा। तो अगार का इस्तेमाल न सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में, बल्कि जो आप आइसक्रीम्स खाते हैं, जो आप बाहर जेली खाते हैं, ये सब में अगार डला होता है। उसके अलावा काइटिन है, और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंगस का सेल वॉल काइटिन का ही बना होता है। ठीक है। बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड्स हैं, कैरागिन्स है, फ्लूकन है, माइक्रोसिस्टिन है, ये सारे अलग अलग बायोपॉलीमर है। इसका इस्तेमाल देखिए फूड बनाने में, मैंने बताया ना आइसक्रीम बनाने में अगार अगार इस्तेमाल होता है। बहुत सारे केमिकल्स मेडिसिन की इंडस्ट्रीज में, फार्माक्यूटिकल कंपनीज में इसका इस्तेमाल होता है, और इन्वायरमेंटल इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल है। फिश और फिश वेस्ट जो होता है, इससे कई बार कुछ अच्छे बायोपॉलीमर्स निकलते हैं, जैसे कि कोलेजन है, प्रोटामीन है, एल्ब्यूमिन है, टॉरिन है। तो कोलेजन वगैरह जो है लोग एक ब्यूटी सप्लीमेंट की तरह लेते हैं, जिससे उनकी स्किन पे जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। तो आप देखेंगे कॉस्मेटिक्स में देखिए इसका इस्तेमाल जरूर होता है। कॉस्मेटिक्स ही तो है जो कि एक तरह से आपके फेस वगैरह पे आप इस्तेमाल करते हैं। बायो मेडिकल कंपनीज हो गई, ठीक है, और फूड की कंपनीज हो गई, फिल्म इंडस्ट्रीज हो गया, इन सब में इसका भर भर के इस्तेमाल होता है। लास्ट है माइक्रो एल्गी। माइक्रो एल्गी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि यहाँ पर फूड इंडस्ट्रीज में बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत हेल्दी होता है ओमेगा 3 एसिड। ठीक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, इसको जरूर कंज्यूम करना चाहिए। आप जरूर सर्च कर सकते हैं ऐसे कुछ फूड आइटम्स के बारे में जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और इसको जरूर खाना चाहिए। आइए आखिरी टॉपिक पे आते हैं, इसको बोल रहा जा रहा है बायोसेंसर। आइए जानते हैं बायोसेंसर करता क्या है, होता क्या है। बायो रेमेडिएशन समझ में आ गया, माइक्रोब्स की मदद से जब हम वेस्ट को एनवायरनमेंट से निकालते हैं तो बायो रेमेडिएशन हो गया। बायोपॉलीमर आपने देख लिया कि माइक्रोब्स की मदद से या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन बनता है वो बायोपॉलीमर है। मतलब लिविंग बॉडी में जो बड़े स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सबको बायोपॉलीमर्स का। तीसरा आता है बायोसेंसर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगेन इस्तेमाल है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जब हम किसी चीज को सेंस करते हैं, सेंसर वर्ड सेंस से बना है, किसी चीज को भाप पाना, किसी चीज को मेजर कर पाना, इसको बोलते हैं सेंसर।
है ना। सेंसर क्या करता है, अब जैसे हाथ वाला सेंसर है तो आपके फिंगरप्रिंट को सेंस करेगा, आई सेंसर है तो आपके आई के रेटिना को सेंस करेगा, आपका वेट वाला सेंसर है तो ये आपकी बॉडी का वेट नापेगा, आपका थर्मोमीटर है तो ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापेगा। तो सेंसर्स कोई भी हो सकते हैं जो आपकी बॉडी के डिफरेंट कह सकते हैं वो भाई जो इक्विपमेंट है वो जिस चीज का सेंस करने के लिए बना हो, वो अगर आपकी बॉडी का किसी भी चीज की मात्रा को भाप पा रहा है, मेजर कर पा रहा है, तो वो सेंसर है। तो बायोसेंसर्स की डेफिनेशन यही कहती है कि ये एक ऐसा डिवाइस है, एक एनालिटिकल डिवाइस है जो कि यहाँ पर बायोमोलिक्यूल से बना होता है, विच कंप्राइजेज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और उसमें रिकग्निशन एलिमेंट्स होते हैं जिसमें फिजिकल ट्रांसड्यूसर होता है और क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिटिकल डेटा होता है जो कि यहाँ पे टारगेट कंसेंट्रेशन में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करता क्या है, एकदम सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो अगर आपकी बॉडी के साथ जुड़े तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह के मेजरमेंट करता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यहाँ करता है कि आपकी बॉडी में वो केमिकल या वो टेम्परेचर कितना है, और उसको मेजर करके एक डेटा निकाल कर आपको देता है। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप सभी ने जाना होगा एक ग्लूकोमीटर होता है जिससे लोग घर बैठे अपने ब्लड में प्रेजेंट जितना शुगर लेवल है उसको जांच पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं। तो ये बायोसेंसर कैसा मशीन है, ये मशीन है जो कि आपके ब्लड में आपके थोड़ा सा खून इसमें से आपको निकालना होता है आपके बॉडी में से, और वो खून जो है वो आपको एक प्लेट पे रखना होता है जो कि बायोसेंसर मशीन में होता है, ग्लूकोमीटर में होता है। अब ये ग्लूकोमीटर जब वो ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज लेवल को भापेगा और फिर उसकी एक रीडिंग जो है वो नंबर के फॉर्मेट में आपको उस डिवाइस के अंदर दिखाता है, तो वो एक बायोसेंसर है। इसी तरह से एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है बेटा, हम सब जानते हैं कि थर्मोमीटर आपके बॉडी का टेम्परेचर नापता है। तो क्या करता है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको या तो आप अपने आपके बॉडी के किसी भी पार्ट से आप इसको बस कांटेक्ट में रखते हैं, और कांटेक्ट में रखने के बाद आपकी बॉडी का हीट लेकर ये आपके बॉडी का मेजरमेंट बताता है कि कितना टेम्परेचर है। तो कहीं ना कहीं फिर वो किस फॉर्मेट में दिखाता है, एक डिस्प्ले आता है, नंबर आता है कि भाई इतना डिग्री है, इतना फ़ारेनहाइट है, तो आप पता कर पाते हैं आपको बुखार है, फीवर है या नहीं है, आपका टेम्परेचर कितना है कितना नहीं है। ठीक है, तो यही कहलाता है बायो सेंसर बेटा, इसी को बायो सेंसर्स कहते हैं। ऐसे आपने देखा होगा एक होता है प्रेगनेंसी टेस्ट किट, इसमें यूरिन सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है। जो भी फीमेल है उसकी बॉडी में जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें हॉर्मोन्स लेवल घटते बढ़ते हैं, उसी हार्मोन का मेजरमेंट करता है प्रेगनेंसी टेस्ट किट, जिसमें यूरिन के कुछ अमाउंट को इस किट पे डाला जाता है और उसके बाद में ये उसका मेजरमेंट हार्मोन लेवल को जांच करके दो कलर्स डिस्प्ले करता है। वो कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पर्टिकुलर फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। तो ये सारी मशीन को हम बायोसेंसर डिवाइस कहते हैं। समझ आया? तो बायोसेंसर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, और ये एक एलिमेंट रिकग्निशन एलिमेंट और फिजिकल ट्रांसड्यूसर से मिलकर बना हुआ है, और ये क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव डेटा निकाल कर देता है, एक टारगेट कॉन्सेंट्रेशन जितना भी बॉडी के अंदर है उस चीज का। जनरली एंजाइम्स जो है इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायोसेंसर बनाने में, लेकिन यहाँ पे आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन जो है एंजाइम्स की, उसके वजह से इसका जो सेंसर का प्राइस है, वैल्यू है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। होलसेल या ऑन द अदर हैंड अपीयर टू बी अ गुड अल्टरनेटिव। होलसेल पे अगर हम लेते हैं तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये सस्ते पड़ते हैं या सही तरीके की अमाउंट में आपको पड़ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिस क्या है माइक्रोबियल बायोसेंसर का, कि आपकी बॉडी के कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में ये सेंसर को लाया जाता है बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में कांटेक्ट में आता है, और यहाँ पे इमोबिलाइजेशन होता है ट्रांसड्यूसर पे, जहाँ पे वो पर्टिकुलर केमिकल एक जगह पे रुक जाता है, और इसी को देखकर, उसी केमिकल को देखकर वो फिजिकल और केमिकल मेथड से इमोबिलाइजेशन किया जाता है, और ये केमिकल का जो भी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में उसको भाप कर बताता है। ये देखो, ये तीन हिस्से हैं। कोई भी बायोसेंसर हो, चाहे वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट हो, चाहे वो ग्लूकोमीटर हो, चाहे वो थर्मोमीटर हो, ये सारे बायोसेंसर डिवाइसेस में ये तीन हिस्से पाए जाते हैं। क्या क्या तीन हिस्से हैं? पहला है रिसेप्टर, दूसरा है ट्रांसड्यूसर, और तीसरा है सिग्नल आउटपुट। पहला जो रिसेप्टर होता है इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं बेटा, कई बार न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं, कुछ एंटीबॉडीज भी हो सकते हैं, कुछ एंजाइम्स भी हो सकते हैं। आपके बॉडी का ये डिफरेंट प्रोटीन है, ये देखो कई बार आपके बॉडी में डीएनए को नापा जाना सकता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को पहचानना है, या किसी सेल को पहचानना है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के रिसेप्टर, अलग अलग टाइप के बायोसेंसर में होते हैं। अब वो तो डिपेंड करेगा ना कि बायोसेंसर है क्या, है ना। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर
टेम्परेचर नापना है, तो टेम्परेचर नापना है तो सिंपल हमें कोई सेल चाहिए या एंजाइम्स चाहिए, है ना। वही अगर हमें डीएनए आरएनए के बारे में पता करना है तो हमें न्यूक्लिक एसिड वाला रिसेप्टर चाहिए। तो इसीलिए अलग अलग रिसेप्टर्स देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये डिफरेंट रिसेप्टर्स जो है वो यहाँ पर एक पहले हिस्से में बायोसेंसर में पाए जाते हैं। अब जैसे ही ये केमिकल इस केमिकल के साथ में कांटेक्ट में आएगा तो वो उसको पहचानेगा कि ये कौन सा एनालाइट इस रिसेप्टर के साथ में जुड़ेगा। जुड़ने के बाद वो केमिकल को आगे बढ़ाएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में ट्रांसफर होगा, क्योंकि भाई जो आउटपुट आता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में इसको, या इलेक्ट्रिकल या थर्मल फॉर्म में या ऑप्टिकल फॉर्म में इसको आगे चल के ट्रांसड्यूसर मशीन जो होती है वो उसको ट्रांसफर करती है। अब मान लो जैसे कि आप थर्मोमीटर ले हैं तो वहां पे वो थर्मल फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी, और आपको अगर कोई एक डिजिटल आउटपुट चाहिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में आ जाएगी। तो उस तरह से ये अलग अलग ट्रांसड्यूसर की तरह बीच का ये हिस्सा काम करता है। और लास्ट में आता है सिग्नल आउटपुट, जहां पे इसको मेजर करने के बाद में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, नंबर आता है, और वो आपको जो भी बायोसेंसर है उस मशीन के ऊपर वो नंबर आपको दिखता है। तो ये ऑप्टिकल सिग्नल आउटपुट वाला हिस्सा होता है। तो याद रखेंगे कि बायोसेंसर में ये 3 हिस्से हैं। पहला हो गया रिसेप्टर, दूसरा हो गया ट्रांसड्यूसर, और तीसरा हो गया सिग्नल आउटपुट। ये 3 हिस्सों से मिलकर कोई एक बायोसेंसर तैयार होता है। तो आई होप बच्चों आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये टारगेट जैसे जैसे करता है वो सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो बच्चों आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बायो रेमेडिएशन, बायोसेंसर्स और यहाँ पर बायोपॉलिमर्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। जाते जाते एक बार आपको वापस बता दूं कि बीएससी फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर के बच्चे अगर बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी यहाँ पर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर या बीकॉम के बच्चे हैं तो वो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। इस बैच का नाम है नॉर्बो बैच। इस बैच के अंदर हम लोग A to Z सारे यूनिट्स के लेक्चर वीडियोस आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड करेंगे। ये सारी क्लासेस डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है। साथ ही साथ आज के इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी आप हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं बच्चों की इस बैच के अंदर आपको क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और वन शॉट रिवीजन भी यूनिट वाइज कराया जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं कहती हूँ बॉटनी पढ़ा रही हूँ मैं, 8 यूनिट है तो 8 आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लास्ट में, जिसमें आपको वन शॉट रिवीजन कराया जाएगा हर एक यूनिट का। जो अगर आप देखते हैं तो आपको एक फाइनल बेहतर और आपका एक फाइनल टच आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए मिल जाता है। बच्चों इस पूरे ऑफर नॉर्बो बैच का ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। इस पे DNS20 कूपन कोड आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ आपको इसमें मिल जाता है। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप कोई और डाउट है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। और आज ही DNS एजुकेयर आप जरूर डाउनलोड करिए और हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़िए, क्योंकि बहुत कम समय अब बचा है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। और जितना जल्दी आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में दिखेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।